हमने एक दो एक्सरसाइज हैं जी सुबह और शाम को करनी है। एक न्यूरोबिक स्पा होता है, मतलब 45 मिनट की सुबह एक्सरसाइज और 45 मिनट की शाम को एक्सरसाइज। इन्हें करने से आदमी स्वस्थ रह सकता है। हमारे दो पार्ट ब्रेन के और दोनों के फंक्शंस अलग अलग होते हैं, लेफ्ट और राइट, दोनों का कोऑर्डिनेशन होगा तभी हमें याद रहेगा। आरोग्य भव का मतलब है आरोग्य यानी रोग से मुक्त होना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच आई है एक ऐसी हस्ती जो बहुत जाना माना नाम है, जिनको किसी भी परिचय के जो मोहताज नहीं है। वो है मेमोरी गुरु, जिन्होंने न जाने कितने सेमिनार अटेंड किए हैं, न जाने कितने बच्चों की जो दिक्कत होती है भूलने की उसको दूर की है। आज हमारे बीच आए हैं, हमारे स्टूडियो में आए हैं। उनका नाम है डॉक्टर प्रेम दत्त तिवारी। आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका एम क्या है और वो आगे इस चीज को कहां तक ले जाना चाहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच। सर, मैं सबसे पहले चाहता हूं हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम है डॉक्टर प्रेम दत्त तिवारी। माइंड एंड मेमोरी का मैं ट्रेनर हूँ। मोस्टली मैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता हूँ वो ऑल एजेस के पर्सन्स को प्रोवाइड कराता हूँ, क्योंकि ये मेमोरी भूलना ये अक्सर हर एजेस में हो जाता है। छोटे बच्चों के लिए स्टडी के पर्पस से और बड़े लोगों के लिए अपने व्यवसाय और अदर चीज़ों के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी को स्मूथली कैसे किया जाए। क्योंकि कहा जाता है ना, जिस इंसान की मेमोरी लॉस हो जाती है उसके पास फिर कुछ भी नहीं बचता है। तो इसलिए मेमोरी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है हम इंसानों के लिए। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपको कितना अनुभव हो चुका, कितने साल से आप ये मेमोरी से रिलेटेड सेमिनार दे रहे हैं कंटिन्यू? मेमोरी से रिलेटेड मैं सेमिनार्स 2007 से दे रहा हूँ। जिस समय सबसे पहले मुझे जब मेमोरी का मैंने पहला प्रोग्राम किया था तो मुझे मेमोरी का बेताज बादशाह के नाम से संबोधित किया गया था, जो अखबारों में बड़ी बड़ी हेडिंग्स में आया था, बेताज बादशाह ऑफ द मेमोरी। तो सर, आपने जो अपने संस्थान है उसका एक पर्टिकुलर नाम तो दिया होगा, उसको क्या नाम से अपनी संस्थान को आपने स्टार्ट किया? देखिए, मेरा संस्थान जो मैं जैसे कहते हैं नॉर्मल इंसान अपने जीने के लिए कोई न कोई या आगे बढ़ने के लिए कोई न कोई कार्य करता ही है, तो मैंने वेस्टर्न एकेडमी के नाम से एक संस्थान की स्थापना की जो 2004 से रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो मोस्टली प्रोवाइड कराता था इंग्लिश स्पीकिंग एंड कंप्यूटर साइंस की ट्रेनिंग। लेकिन ये मेमोरी साइंस लोगों को लगता था कि ऐसा संभव नहीं है, तो सिर्फ सेमिनार और वर्कशॉप तक सिमटा हुआ था। लेकिन अब वेस्टर्न एकेडमी ने इसी चीज़ को एक स्टेबलाइज तरीके से एक बेहतर बना दिया, जिससे लोगों की समस्याएं दूर हो सकें, मोस्टली स्टूडेंट्स की समस्याएं दूर हो सकें और अपनी स्टडी को बेटर तरीके से परफॉर्म करें। सर, जो हम सेमिनार देते हैं, जो भी बच्चे सेमिनार अटेंड करते हैं, तो इसका क्या प्रावधान है और इससे सामने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या किसी भी एज ग्रुप के बंदे हों, उनको क्या बेनिफिट मिलता है सर? देखिए, अगर बात इसको अटेंड करने का प्रोसेस तो यह है कि जैसे ही हमारे यहाँ से उन्हें पता चलता है कि हमारे यहाँ कोई सेमिनार कंडक्ट होने जा रही है, तो उसके मीडियम में आप जानते हैं सोशल मीडिया है, अदर मीडियम्स होते हैं आपके एडवर्टाइजिंग के जो है, जिससे पता चलता है लोगों को। जब वो हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद इनरोल हो जाने के बाद वो अटेंड करते हैं हमारी सेमिनार को। सेमिनार अटेंड करने के बाद वो जब देखते हैं कि किस तरीके से किसी भी चीज़ को हम लोग याद रख लेते हैं, किस तरह। सबसे पहले देखिए, याद करने के लिए 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहली चीज़ कि कोई चीज़ हमारे दिमाग में रजिस्टर कैसे हुई है। रजिस्टर हो जाने के बाद जिस तरीके से वो रजिस्टर्ड होगी वैसे ही वो रिटेन रहेगी। अगर रिटेन प्रॉपर हो गई तो जिस समय आपको ज़रूरत है रिकॉल हो जाती है। समस्या किसी भी इंसान को कुछ भी याद करने में नहीं होती है, मेनली प्रॉब्लम होती है कि वो सही समय पर रिकॉल हो जाए। सर, जैसे कि मैं देखता हूँ कि हम नॉर्मली स्कूल में देखते हैं या कॉलेजेस में या ट्यूशन क्लासेस में भी, तो जितने भी अध्यापक होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, वो उनका कहना होता है कि ये पढ़ना है, लेकिन पढ़ना कैसे है ये उनको बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। जिससे क्या होता है, बच्चा एक तरीके से उसे रट लेता है और वो जब नया चैप्टर पढ़ता है तो पिछला चैप्टर भूल जाता है। बिल्कुल। और वो सीधे बोलता है कि सर मैं भूल गया। तो लोग बोलते हैं कि भैया तू मेमोरी लॉस कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है और इसकी रोकथाम क्या, ताकि बच्चा पढ़े, वो याद भी रहे और उसे आगे भी याद रहे? बिल्कुल सही। मैं आपको देखिए इसके बारे में एक प्रोसेस बताता हूँ। हमारा एक तो तरीका ही जो सिस्टम होता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हम यूज करते हैं, वो नेचुरल वे में आते ही नहीं हम लोग जो है। जैसे कि लाइक दैट, आपको अगर कोई चीज़ पढ़नी है या पढ़नी है तो आप पढ़ लेंगे उसको। अगर कोई चीज़ याद करनी है तो अब याद करने के लिए आपको बहुत सारे तरीके बताते हैं जो कि नॉर्मली वो होते ही नहीं है। अगर आप मुझसे कहते हैं मुझे ये चीज़ याद करनी है, तो अब याद करने के लिए मैं आपसे क्या कहूँगा, या कोई भी आपसे क्या कहेगा, पढ़िए आप इसे, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए या लिख लीजिए, याद हो जाएगा आपको। यही तरीका होता है। ध्यान से पढ़िए। अब ध्यान कैसे लगे ये कौन बताएगा जो है। अब इसके लिए अगर एक एग्जाम्पल लें, एक छोटा सा, मान लिए एक छोटा सा बच्चा है,
वो पढ़ रहा है और अपने पेरेंट्स से बात करता है कि पापा ही हैं उसके, कि मुझे याद नहीं हो रहा, मुझे टीचर ने होमवर्क दिया है, मुझे याद करके कल सुनाना है, लेकिन याद नहीं हो रहा जी। अब मैं क्या करूं। तो उसके पापा उससे नॉर्मली क्या कहेंगे, बेटा एक काम कर, पढ़ इसे, ध्यान से पढ़, मन लगा के पढ़, बार बार पढ़। वो उसने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, फिर भी कहता है पापा याद नहीं हो रहा। फिर क्या कहेंगे उसके पापा, दोबारा में कहेंगे बेटा तो ऐसा लिख लिख के देख, लिख लिख के देख, तब याद कर, तब याद हो जाएगा। मान लीजिए उस समय भी अगर वो याद नहीं कर पाता, तीसरी बार अपने पापा से कहता है कि मुझे याद नहीं हुआ, मैं क्या करूं। तो इसमें क्या करते हैं पेरेंट्स, क्या करेंगे, ऑब्वियसली वो झल्ला जाएंगे, उसके ऊपर चिल्लाएंगे, नेटवर्क देखता रहे, कार्टून देखता रहता है, टीवी देखता रहता है, खेलता रहता है, पढ़ाई में तेरा ध्यान है ही नहीं जी। लेकिन क्या वाकई उसके पापा ने उसको बताया कि याद ऐसे करना है? उन्होंने पहली बार कह दिया पढ़, तो पढ़ने से उसकी रीडिंग फास्ट हो गई, लेकिन दोबारा बोला लिखे, तो लिखने से उसकी राइटिंग अच्छी हो गई। लेकिन याद करना कहाँ बताया? आपने पढ़ने के लिए बोल दिया, लिखने के लिए बोल दिया, याद करने के लिए कहाँ बोला? याद होता है उस समय जब हमें किसी चीज में इंटरेस्ट होता है जी। कंसंट्रेशन तब बनता है जब हमें किसी चीज में इंटरेस्ट हो। अब इंटरेस्ट तो क्रिएट किया ही नहीं आपने, बस आगे पीछे की चीजें बता दी आपने। जो इंटरेस्ट होना चाहिए सर, जैसे कि जहां तक मुझे भी थोड़ा सा समझ में है, क्योंकि काफी टाइम पहले मेरी भी एक अध्यापक ने मुझे बताया था कि हमारा जो दिमाग है, दिमाग जो होता है वो चीजों को याद उनको करता है जिनको वर्चुअली देख लेता है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि एक इमेज होती है बिल्कुल। और आज की जैसे हम बात करते हैं देजाबू, कि मैंने कोई चीज देखी, मुझे ऐसा लगेगा कि शायद ये मैंने कभी देखी है, या कोई पर्सन आप आए सामने से तो लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। वो क्या होता है कि उनकी जो पिक्चर है, उनकी जो इमेज है, वो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है। जब वो सडनली मेरे सामने आते हैं तो वो एकदम इनफ्रंट आ जाती है, बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि मैंने देखा है। तो क्या वो सही है और इसकी क्या प्रोसीजर है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? हाँ, अभी जैसे आपने कहा मेमोरी का पार्ट बताया आपने जो है, लेकिन आपने वो मेमोरी का ही पार्ट है, इसीलिए वो लगता है क्योंकि हमने उसे सही से रजिस्टर नहीं किया, इसीलिए लगता तो है कि देखा हुआ है जो है, लेकिन वो याद नहीं आता कि क्या नाम है इसका। अक्सर यही होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जिस समय उसने अपना नाम बोला था उस समय हम उसे ध्यान से सुना ही नहीं था और उसे विजुलाइज नहीं किया था, क्योंकि इंसान की जो आईज पावर है वो हजारों गुना पावरफुल है, इतनी पावरफुल है अभी तक ऐसा कोई कैमरा बनाया नहीं, इसके एक भी हिस्से के बराबर भी कोई कैमरा नहीं बन पाया, इतने पिक्सल का कैमरा नहीं बन पाया। इसीलिए हम कोई भी चीज एक बार जो देख लेते हैं वो हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में छप जाती है, वो वहां रहती है, और जब हम उससे रिलेटेड कोई बात करते हैं वो सामने आ जाती है। इसलिए आपने उस चेहरे को या किसी ना देखा या किसी इंसान को देखा, वो याद तो आ गया, लेकिन जो उसने बोला था उस पे आपको रजिस्टर्ड किया ही नहीं आपने, तो इसलिए वो आपको याद नहीं रहा। तो सर जैसे कि मेमोरी से रिलेटेड है कि जैसे कि आपने बताया मेमोरी, तो आप मेमोरी ग्रुप, तो पूरी की पूरी मेमोरी जो होती है वो अपने माइंड से रिलेटेड ही होती है, राइट सर? तो हमारा माइंड कितने पार्ट में काम करता है, या राइट और लेफ्ट? हमारे 2 पार्ट ब्रेन के, और दोनों के फंक्शंस अलग अलग होते हैं, लेफ्ट और राइट, दोनों का कोऑर्डिनेशन होगा तभी हमें याद रहेगा, ठीक है ना। दोनों हेमिस्फीयर होते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, एक राइट हेमिस्फीयर होता है। जब आपने शायद देखा हो ब्रेन का अगर चित्र देखा हो आपने, तो उसके 2 पार्ट होने के बाद बीच में एक लाइन होती है, ठीक है, वो लाइन ही स्टोरेज होती है, ओके, ठीक है। जब दोनों पार्टों की जब हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होकर जब वहां पहुंचती है तो वहां जाकर स्टोर होती हैं, और हम जब कॉन्सेंट्रेट होते हैं, हमें उस चीज में इंटरेस्ट होता है, तो तुरंत हमारे सामने वो फाइल आ जाती है और हम उस पर लगता है कि जैसे हमें वो याद आ गया, जैसे कि एक तरीके से कंप्यूटर की हार्ड डिस्क। हाँ राइट जी। अगर इसको कंपेयर भी अगर आप करें पूरी बॉडी को, जैसे भी आपने बोला कि यहाँ से रिलेटेड होता है, अगर हम इसको कंपेयर करें तो जैसे कंप्यूटर में 2 पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। ऐसे अगर हम बात करें, हमारा एक शरीर एज ए हार्डवेयर है, इसीलिए इसका देखा है ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स मिल जाएंगे, आंख का हो रहा है, कान का, लंग्स का। एक माइंड होता है, उसको अगर आप इंसान को चीड़ फाड़ कर दीजिए आपको नजर नहीं आएगा माइंड कहाँ पर है। ऐसे कंप्यूटर को तोड़ फोड़ कर लीजिए, उसमें सॉफ्टवेयर नजर नहीं आएगा। सेम पोजीशन ही होती है, लेकिन दोनों का कोऑर्डिनेशन ही तो उसे कंप्यूटर बना के आउटपुट देता है आपको, जो है सेम यही है इसके साथ। जब तक बॉडी और माइंड का कनेक्शन नहीं होगा तब तक पूरी तरीके से बॉडी आउटपुट आएगा ही नहीं, रिजल्ट आएगा ही नहीं। सर जैसे कि आप सेमिनार लेते हैं, अपने शहर में लेते हैं, राइट, कॉलेजेस में लेते हैं, स्कूल में लेते हैं, यहाँ के सर जो पेरेंट्स होते हैं और जो यहाँ की फैकल्टीज होती हैं या यहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं वो अवेयर होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं अपने नियर बाई ग्रामीण क्षेत्र की, ना तो वहां का बच्चा इतना अवेयर होता, पेरेंट्स को तो आप भूल ही जाओ कि पेरेंट्स अवेयर होते हैं, तो उन तक आप कैसे पहुंचते हैं सर?
अब देखिए, पहले तो अभी आपने बताया कि मैं सिर्फ शहरों में ही नहीं लेता सेमिनार, मेरी हर जगह सेमिनार्स होती हैं, चाहे वो ग्रामीण अंचल हो या शहर हो। सिर्फ ये अपना ही नहीं कि मेरी अपनी ही इसमें डिस्ट्रिक्ट में होती हैं और या अपनी ही स्टेट में होती हैं, आउट ऑफ स्टेट भी होती हैं। ठीक है, मैंने अपनी जो प्रैक्टिकल्स जिस समय एमएससी कर रहा था उसमें अपने प्रैक्टिकल्स के दौरान मैंने सिर्फ यानी 7 स्टेट्स के अंदर मैंने अपने प्रोग्राम्स दिए थे और काफ़ी बड़े बड़े अखबारों में इस चीज़ के बारे में आया भी करता था। 2013, 14, 15 में अगर आप देखेंगे तो मैं 3 साल में लगातार 7 स्टेट्स के अंदर मेरी विभिन्न प्रकार की सेमिनार्स हुई माइंड से रिलेटेड, और विभिन्न कॉलेजों में प्लस विभिन्न प्रकार के पर्सनल स्थलों पे हुई थी मेरी सेमिनार्स। तो सर मेरा ये भी मानना है कि अगर मैं बात करूं अपने शहर के बच्चों की, उनकी बोलचाल का, उनका उठने बैठने का तरीके में डिफरेंट होता है, उनकी सोच भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लेकिन अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं तो उनकी सोच में भी डिफरेंस मिलता है जी। चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो फैकल्टी ही क्यों ना हो, सब में थोड़ा बहुत डिफरेंट मिलता है। तो उनको आप किस तरीके से देखते हैं सर? हाँ, अभी जैसे आपके सवाल, पहले सवाल का ये पार्ट है आपका, दूसरा भी जो है मैं उसमें भी आंसर देता आपको जो है कि देखिए आपने जो बताया ना ग्रामीण अंचल के में, ग्रामीण अंचल के बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल शहर के बच्चे की अपेक्षा ज्यादा होता है जी। तो उन्हें डील करना तो बहुत आसान होता है। अच्छा। उन तक उन्हें ये चीज समझाना बहुत आसान होता है क्योंकि उनके दिमाग पे इतना सारा यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ये विभिन्न प्रकार का जो सोशल मीडिया का जो बाहर का जो प्रेशर रहता है ना अदर, वो इतना नहीं होता है। दूसरा है वहाँ पे फ्रेश ऑक्सीजन उन्हें मिलती है ग्रामीण अंचल होने की वजह से। शहर को आपको खुद मालूम होगी कि यहाँ की स्थिति क्या है, कितना पॉल्यूशन है यहाँ पे जो है। उस पॉल्यूशन को दूर करने के बाद यहाँ कितने पेरेंट्स या कितने लोग अवेयर हैं कि हमें अपने बच्चों को सुबह योग कराना चाहिए जिससे उनके अंदर एनर्जी लेवल फ्लो बढ़े। नहीं, ज्यादा करेंगे जिम भेज देंगे, जिम में जाने के बाद बच्चा थोड़ी देर वर्कआउट करेगा, फिर वापस आ जाएगा, थक जाएगा, फिर उसे विभिन्न प्रकार की एनर्जी ड्रिंक्स पिलाते हैं जो कि एनर्जी ड्रिंक्स जो पिलाते हैं वो इतनी एनर्जी क्रिएट नहीं करते। अगर नेचुरल चीजें अगर उन्हें पिलाएं तो उनका माइंड एंड बॉडी दोनों का इंप्लीमेंट होगा। तो गांव का बच्चा तो दूध, मट्ठा, दही, घी सब प्योर ही लेता है। बिल्कुल, शहर में तो सारा डुप्लीकेट। इसीलिए तो आपने जो सवाल किया ना, तो इसलिए उन बच्चों तक ये बातें बताना और उन्हें सिखाना बहुत ज्यादा आसान होता है। सर जैसे कि अभी आरोग्य भव भी है सर आपका जी। सर ये आरोग्य भव क्या है सर? आरोग्य भव का मतलब है आरोग्य यानी रोग से मुक्त होना। जैसे पहले जमाने में पहले टाइम पे जी देखा होगा ना, ऋषि मुनियों को, बड़े लोगों को, बुजुर्गों को आशीर्वाद देते थे, आज भी देते हैं जी। कोई कहेगा सुखी रहो, ये रहो, वो रहो, लेकिन पहले देते थे आपको बुद्धिमान भव, आयुष्मान भव। आरोग्य भव का मतलब है कि आप रोगों से मुक्त रहो। तो यही एक मिशन हमारे संस्थान ने क्रिएट किया है कि 5 तत्वों से बने हुए शरीर के अंदर जो जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, इन 5 तत्वों से मिला है, जो कि अगर हम अपने हाथ में देखें इन 5 उंगलियों में ये 5 तत्व हैं। इन विभिन्न प्रकार की मुद्रा बना के उस तत्व के में जो बीमारी क्रिएट हो रही है, जो रोग क्रिएट हो रहा है, उसे दूर किया जा सकता है। उसके द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। यही हमारा मिशन है कि बगैर किसी दवा के विभिन्न प्रकार के योग मुद्राओं के द्वारा और कुछ समय दे के हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और रोगों से मुक्त रह सकते हैं। तो सर इसमें सपोज करो किसी को पेट की प्रॉब्लम होती है जी, या दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हम कैसे कैसे आप पता करते हैं कि यार इसको ये दिक्कत है? क्योंकि नाड़ी तो देखते नहीं है सर इसमें जी, नहीं है ना, तो किस तरीके से पता करते हैं और कैसे उसका इलाज करते हैं सर? देखिए, इसके लिए अब इलाज करना एक अलग बात हो गई, ये 2 बात हो गई आपकी। और एक हो गया कि किस तरह से इसको करते हैं। इलाज करना अलग है कि वो क्लिनिकल पार्ट हो गया जो है, और किसी को मतलब रोग मुक्त कैसे रहना है, आरोग्य भाव कैसे रहना है, तो उसके लिए हमने 2 एक्सरसाइज हैं, सुबह और शाम को करनी है। एक न्यूरोबिक स्पा होता है, मतलब 45 मिनट की सुबह एक्सरसाइज और 45 मिनट की शाम को एक्सरसाइज। इन्हें करने से आदमी स्वस्थ रह सकता है। लेकिन पर्टिकुलर फिर भी अगर कोई बीमारी होती है, जैसे आपने पेट का नाम लिया, तो आप बताएंगे कि आपको पेट का दर्द हो रहा है, लेकिन आप वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी वो चीजें जो है, क्योंकि आप रूटीन में हैं आप जो है। लेकिन फिर आपको प्रॉब्लम्स है तो आप किसी से सलाह तो लेंगे ना, या आपको जान गए तो आप उस समय अग्नि मुद्रा बनाइए। अग्नि मुद्रा, इसे अग्नि मुद्रा कहते हैं। ठीक है, अग्नि मुद्रा क्यों? ये पृथ्वी तत्व है, इसके साथ ये अग्नि से जुड़ा हुआ तत्व है। इसे जैसे यहाँ मिलाते हैं, 20 मिनट आप ऐसे करके तो रखिए, आपसे पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। स्ट्रेट होके बैठ जाइए, इस तरह से सीधे बैठ जाएं, बैठ के, और उसके बाद अग्नि मुद्रा लगाइए। किसी भी हैंड में ले सकते हैं सर? दोनों हाथों से लगानी होती है। और जैसे बैठने के बाद पालती मार के बैठेंगे, और अब ये मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाएंगे। ये हमारा मणिपुर 3 नंबर का, नीचे से देखेंगे 3 नंबर का मणिपुर चक्र होता है। जिस जो जैसे ही इसे लगाते हैं जठराग्नि प्रज्वलित होने लगती है, तो जो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाइड होना शुरू हो जाती है। और अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है और मणिपुर चक्र पे आपने ध्यान लगाया, तो 30 सेकंड से लेके 3 मिनट के अंदर दर्द कितना भी भयानक हो बंद हो जाता है।
ऐसे ही अगर पेट में फ्लूइड हो गया है, पानी भर गया है, जैसे उसके लिए बड़ा बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। इस चीज़ को आप अगर जानना चाहें तो आपने यहाँ आपके शहर के अंदर हॉस्पिटल है जिसका नाम है देवांश हॉस्पिटल। 2017 में अचानक से मुझे एक प्रॉब्लम्स हो गई थी 16 के अंदर जी। और वो ऐसे हो गई जो थोड़ा मेंटल डिस्टर्ब हो गया था। मैं खुद बता रहा हूँ मैं इस चीज़ से संबंधित, लेकिन ऐसा नहीं कि इंसान को होता नहीं है, होता है सर, होता है। तो उसकी वजह से मेरी बॉडी में फ्लूइड हो गया था। ओके। वो मेरे मित्र हैं डॉक्टर तेज दत्त भारद्वाज जो हैं, तो उन्होंने कहा था कि आज जो है जब मेरे परिवार के लोगों ने कहा कि इतना परेशान हो रहा हूँ दर्द से, मित्तल हैं यहाँ पे मेरा डायग्नोस भी हुआ, तब मेरी वाइफ ने और मेरे भाई ने कहा कि भैया तुम सबको बताते हो, सब चीज़ों को दूर करते हो, ट्रेनिंग देते हो, स्वयं दूर करके दिखाइए। 11 बजे उन्होंने मुझसे कहा था। मैंने अग्नि मुद्रा को लगाने के बाद मणिपुर चक्र पे मैं खो गया 2 से 3 घंटे के बाद। जब ये देखा, जब उन्होंने चेकअप किया, मेरा दोबारा चेक कराया गया और 2 घंटे बाद जब रिपोर्ट आई तो फ्लूइड नहीं, सिर्फ उनके एक ही वर्ड थे कि शाम को 7 बजे आपकी छुट्टी कर देंगे आज हम जो है। तो अग्नि मुद्रा इतनी ज़्यादा पावरफुल है। डायबिटीज़ पे आप इस्तेमाल कीजिए, 3 महीने लगातार करके तो रखिए और कुछ एक्सरसाइज इसके साथ अपना, आरोग्य भव की एक्सरसाइज है, आपकी डायबिटीज़ धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेगी। सर इसके जो आपने बताया कि मणिपुर चक्र होता है, ये इसका कुछ ना कुछ मंत्र तो होता है, जैसे लम वम, हाँ होता है ना? तो सातों चक्रों के अपने अपने अलग सातों चक्रों के अलग अलग मंत्र हैं। आप मंत्रों के चक्कर में पड़ेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे इतना ज्यादा। तो आप सिंपल नहीं, ध्यान लगाने के बाद जैसे ही आप मणिपुर चक्र पे ध्यान लगाते हैं तो चक्र वो रोटेट होना शुरू। अब चक्र पे ध्यान कैसे लगाएंगे? पहले आपको थर्ड आई पे ध्यान लगाए, थर्ड आई पे जैसे ही ध्यान लगाएंगे, थर्ड आई पे थोड़ा सा पेन होगा, उसके बाद जैसे महसूस करेंगे कि वो एनर्जी जो है आपकी, अब मान लीजिए इस चक्र का एक कलर होता है, क्योंकि हम विजुलाइजेशन के लिए हमें कोई चीज तब याद रहती है जब वो विजुलाइज हो। मंत्र को आप सिर्फ बोलेंगे, अब बोलेंगे तो कभी ना कभी तो ध्यान भटकेगा, लेकिन अगर कोई चीज देखेंगे आप तो ध्यान नहीं भटकेगा। जैसे रेड कलर होता है, नहीं, इसका गोल्डन येलो कलर होता है। गोल्डन येलो कलर को जैसे ही सूर्य से मिला हुआ कलर होता है, जैसे ही पेट में जाता है तो जठराग्नि प्रज्वलित होती है तो उससे संबंधित रोगों को वो दूर करना शुरू करता है। जब आप उसे देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे आपके शरीर में स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मणिपुर चक्र पर जा रहा है और वो चक्र रोटेट हो रहा है, फिर क्योंकि इतना नॉर्मली हमने कहीं ना कहीं देखा होता है कि हमारे शरीर का पार्ट क्या होता है, पैनक्रियाज क्या होता है, जब उसको देख रहे होते हैं वो क्लीन हो रही होती है तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली लग जाता है, क्योंकि वहां इंटरेस्ट क्रिएट हो गया और विजुलाइज हो गया तो ध्यान तो अपने आप लगेगा। यानी कि सर आपके कहने के अनुसार योग के द्वारा हम अपनी किसी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बात ये और बता दूं आपको, यहाँ ऐड कर देता हूं मैं आपको कि शायद लोगों को लगता है कि योग सिर्फ आसन का पार्ट रह गया है। आसन ही नहीं, योग अपने आप में बहुत बड़ा है। अष्टांग योग होता है, आसन तो उसका 3रे नंबर का पार्ट होता है जिसे लोगों ने योग मान लिया है। और शायद आपने महाभारत काल का नाम तो सुना ही है। महाभारत काल के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें जितना कुछ भी था, चाहे उसमें किसी को पावर्स चाहिए, बेटा बेटी चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, राज्य चाहिए, आरोग्य चाहिए, कुछ भी चाहिए, देयर इज ओनली द माध्यम था सिर्फ योग। योग के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त होता था उस युग में। इसलिए कहा भी जाता है कि ऐसा कौन सा युग है जो सिर्फ योग के ऊपर डिपेंड था, तो महाभारत काल का ही नाम दिया जाता है। सर मैं चाहता हूं एक बार आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो उनकी पेरेंट्स हैं उनके लिए एक थोड़ा सोशल मैसेज दें ताकि वो इस दिशा की तरफ अग्रसर हों। देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा सभी के लिए, अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना शुरुआत कर दें, ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद रात को 10 बजे तक सो जाएं तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाइड होना शुरू हो जाएगी। ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर ऐसी चेंजिंग आना शुरू हो जाएंगे जो आपको निरोग बनाएंगे, एक स्मार्ट ब्रेन का मालिक बनाएंगे। साथ ही साथ आप जो बहुत सारे जो यूज करते हैं सोशल मीडिया और अदर चीज़ों को जो है, उनका एक टाइम सेट कर लीजिए कि इतने टाइम हमको इनको सेट करना है, जिससे आपका माइंड कभी डाइवर्ट नहीं होगा। जब माइंड डाइवर्ट नहीं होगा तो हम एक जगह कॉन्सेंट्रेट होंगे। ये आप मैसेज अगर अपनाते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर आप किस पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, किस तरह से आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। तो आज से हमारे साथ डॉक्टर प्रेम दत्त तिवारी जी, जिन्हें मेमोरी गुरु भी कहते हैं, जिन्होंने योग की काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई जो हमें आरोग्य रखती हैं, बीमारी से दूर करती हैं, पॉल्यूशन भरी जिंदगी, स्ट्रेस भरी जिंदगी से दूर करती हैं, और उन्होंने बताया कि भूलना भूल जाओ। तो आज सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने कीमती समय दिया। जी धन्यवाद आपका। मैं दीपक दुबे, कैमरामैन पंकज के साथ, अलीगढ़ HBN न्यूज़। धन्यवाद।